वेलकम टू कोरिस्टेंट टीवी। मैं हूं आस्तिक और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शान मोहम्मद। और डॉक्टर शान सब बुलाते हैं, कई लोग शान भैया भी बुलाते हैं। 2002 में ये देहरादून पहली बार आए थे और उसके बाद आज इनके सक्सेसफुल सप्लीमेंट स्टोर भी है और इनके काफ़ी अच्छे 2 जिम्स हैं जो काफ़ी अच्छा चल रहे थे। अभी लॉकडाउन है बट आई एम श्योर जब वो खुलेगा तो दोबारा से वहाँ हमें भीड़ देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको इनके पास लाए हैं। आज लाने का, इनसे मिलाने का रीज़न ये है कि कई लोग पूछते हैं कि एक सक्सेसफुल जिम चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई थिंक डॉक्टर शान की स्टोरी से काफ़ी आप इंस्पायर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल जिम हो या चेन हो जिम्स की, तो आप किस तरह से आप अपनी इस जर्नी को प्लान कर सकते हैं। सड़क काफ़ी पास है, उसकी वजह से शोर काफ़ी हो रहा है। आप बताइए डॉक्टर शान कि जब आपने जिम का बस स्टोर के साथ ही आपने जिम शुरू किया था, विच ईयर डिड यू? सेम ईयर 2008। ओके, तो आपने दो एक तरीके से इनिशियली कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो रिस्की होता है। हाँ। जब आपने जिम शुरू किया तो जिम के चैलेंजेस आप बताइए। जिम सेटअप करना, मशीनरी इतनी महंगी है, रेंट निकालना है, इंश्योर करना है कि यार वहाँ ट्रेनर भी रहे, खुद भी प्रेजेंट रहना है वहाँ पर, अपनी प्रेजेंस स्टोर में भी रखनी है। सो हाउ आर यू मैनेजिंग इनिशियली अभी अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने वो सब किया है तो मैं सोचता हूँ मैंने कैसे किया। मैं सोच ही नहीं सकता, मैं आपको कर ही नहीं सकता जो मैंने उस टाइम कर लिया। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 मैं सुबह 5 बजे उठता था। 5 बजे उठ के मैं जिम जाता था। मैं जिम जाके लोगों को ट्रेनिंग कराता था और उसके बाद में 1-2 थे ट्रेनर्स तो क्या, फ्रेंड्स ही बोलूँगा, वो लोग सपोर्ट करने लग गए थे। 7-8 बजे तक वहाँ से फिनिश होके मैं घर आता था, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके 9:30 बजे कॉलेज जाता था मैं। देन आई यूज्ड टू कम बैक एट 4 4 बजे मैं जिम वापस आता था। 4 बजे मतलब कॉलेज से पूरा का पूरा जिम वापस आता था। इतने दौरान में मतलब ये 4 बजे तक का जो टाइम होता था, 11 से 4, इस टाइम के लिए आई हैड समवन टू टेक केयर ऑफ स्टोर। वो स्टोर का ध्यान रखता था और अगर कोई क्वेरी होती थी, अगर मेरी क्लास चल रही होती थी तो मैं फ़ोन ऑब्वियसली अटेंड नहीं कर पाता था। फिर वो वेट करता था क्लास ख़त्म होने का, तब जाके मैं आंसर करता था। 4 बजे लौट के देयर वाज अ बैच ऑफ एरोबिक्स एंड दीज फ्री एक्सरसाइजेज वाला बैच था लेडीज़ का। आई यूज्ड टू ट्रेन देम समटाइम्स इन माई कॉलेज यूनिफॉर्म ओनली। ओके, उनको कराने के बाद में फिर मैं घर जाके फ्रेश होके आता था, स्टोर आता था। फिर स्टोर का काम 8 साढ़े 8 बजे वाइंड अप करके फिर मैं जिम जाता था, अपना वर्कआउट करता था। 10:30 बजे अपना वर्कआउट ख़त्म करके घर जाके कॉलेज में क्या सब हुआ वो सब देखता था। फिर 12 साढ़े 12 बजे सोता था। तो मुझे नहीं पता कैसे मैनेज हो गया उस टाइम, बट हो गया। ठीक है, होते होते मतलब उस टाइम इतना जोश था ना जिसकी कुछ हद नहीं। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार भैया इतना ज़्यादा हेक्टिक था तो क्यों किया। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ सप्लीमेंट स्टोर और आप किसी जिम जाते हो तो सामने वाला ना थोड़ा सा उसको लगता है यार मेरे क्लाइंट्स ना कहीं इसके पास ना चले जाएं, मेरे जो प्रोटीन मेरे से लेते हैं इससे ना लेने लग जाएं। तो हमको भी ऐसा लगता था कि यार ये ना थोड़ा अजीब हो रहा है, बिकॉज हम ना किसी के साथ नहीं करना चाहते थे ऐसा कुछ कि उसको ऐसा लगे। हमने किया भी नहीं, वो लगना आना भी नहीं था। तो स्टोर खोलने के 2 महीने के अंदर अंदर मैंने एक जिम खोला। हाउएवर पहला जिम मैंने इंडिविजुअली नहीं खोला, साथ में एक भैया थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया, साथ में मैंने इन्वेस्ट किया। बट उसके बाद फिर मैंने होलसेल अपना स्टार्ट कर दिया। बट टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा मैटर था। अब टाइम जब नहीं होता आपके पास तो व्हाट डू यू डू इज़ बेसिकली यू पुट सम स्टाफ। आप स्टाफ रखते हो। अब स्टाफ रखने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टाफ को जब सब कुछ आ जाता है ना, दे रन अवे। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक हर फील्ड का ही है। बट ठीक है, वो तो उनकी अपनी लाइफ है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। फिर इसी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो ज़्यादा ध्यान देने से फिर ये फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया। उससे पहले मैं इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं था बिज़नेस के लिए, क्योंकि मैं 2-3 घंटे देखता था, बाकी टाइम कोई रखा था मैंने वो देखता था, या जो भी जैसे भी मैनेज हो रहा था। तो ध्यान देना भी ज़रूरी है भाई। सो अगर कोई बंदा जिम शुरू कर रहा है अपना एज अ स्टार्टअप, ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास, तो आई एम श्योर अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट लॉकडाउन के बाद अगेन ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, काम शुरू होगा, नॉर्मल होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी? इंडिया में सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन का है वो वर्कआउट करती है या जिम करती है या एक्सरसाइज करती है किसी भी फॉर्म में। रेस्ट 99% दे डोंट ट्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें से आधे तो ओल्ड एज हैं, फिर उसमें लेडीज़ हैं, फिर उसमें बच्चे हैं। तो इसी तरह से निकल के आता है 1% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। यूएस में जबकि ये 8 से 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। तो अगर हम लोग 5% तक भी जाएँ ना, तो जितने जिम्स हैं ना, ये इससे डबल चाहिए हमको। और
ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिम का। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जिम के लिए ना छोटी जगह नहीं चाहिए आपको, यू नीड अ बिगर प्लेस। तो अगर आपकी अपनी है तो ऑब्वियसली रेंट नहीं देना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अगर रेंट देना है, हर महीने देना है, तो वो निकलते रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिम खोलने से पहले। सबसे पहले तो आप रेंट वाला पार्ट कंसीडर करें। रेंट थोड़ा सा जायज़ जहाँ पर लगे आपको लगे आप इतना कर पाओगे, तभी आप फाइनल करें। पहले जगह है, जिम बाद में है, आप ऐसे समझ लीजिए। पता लग रहा है अच्छी जगह है, रेंट लेकिन इतना हाई है कि जितना आप पूरा का पूरा कॉस्ट कमा रहे हो या जो भी निकल रहा हो सब रेंट में जा रहा है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई भी फ़ायदा नहीं। और सिंस आजकल इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो गोल्ड्स है, चाहे एनी टाइम है, चाहे स्टैग, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो उन फ्रेंचाइजी से भी आपको कम्पीट करना है। ऑब्वियसली उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी आपसे बहुत ज़्यादा होगी। वो आप 10-20 लाख सोचोगे, वो 1-1.5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट में होंगे, तो उनसे भी कम्पीट करना है। तो एक आइडियल सा प्लेस हो जहाँ का रेंटल भी आपकी रीच में हो, जहाँ के आसपास आपकी इन्फ्लुएंस, मतलब आप लोगों को थोड़ा जानते भी हों, चाहे वो यंग एज वाले हों तो और अच्छा है, या कॉलेज या हॉस्टल उसके आसपास हो, उस एरिया को टारगेट करके आप शुरू करोगे तो ऑब्वियसली होगा, अच्छा होगा। बट रेंटल भाई बहुत मैटर करता है कि अगर रेंटल कम है तो आपके अर्न करने के चांसेस ज़्यादा हैं, अदरवाइज नहीं। एंड व्हाट अबाउट मशीनरी? मशीनरी बहुत Machinery- एक्सपेंसिव भी अवेलेबल है, बट इफ आई कैन नॉट बाय इट देन ऑल्टरनेटिव क्या है? अब देखो मशीनरी का जहाँ तक है, मशीनरी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, हर शहर में हैं, हमारे देहरादून में भी हैं। सिंस माई स्कूलिंग वॉज फ्रॉम मेरठ, तो मेरठ में तो हब है, ठीक है, हर शहर में है। अब होता क्या है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के सामान तो सस्ते हैं, नो डाउट। एक स्टेशन 15-20 हज़ार से शुरू होके 20-30 हज़ार में एक स्टेशन आ जाता है। वहीं एक इम्पोर्टेड स्टेशन 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है, तो प्राइस बहुत कम हो जाता है। बट एक्यूरेसी और एंगल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो इतने एक्यूरेट और एफिकेशियस हैं कि नहीं, राइट मसल को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए जिनकी रेपुटेशन अच्छी है इस फील्ड में और उनके प्राइजेस ठीक हैं, आप उन पे जा सकते हो अगर आपका बजट कम है। अदरवाइज जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, मेड इन इंडिया ही हैं अब तो सबके सब। मैं तो मेड इन इंडिया वालों को ही बोलूँगा, जो मेड इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको आप लोग टारगेट करो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, यू कैन आस्क हिम, ही कैन टेल यू, ठीक है ना, मे बी वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उनको फिर रीच कर सकते हो। जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स भी कोई डील करता है, कोई खुद भी इंपोर्टेड के लेवल का आपको इंडिया में बनाते हैं लोग, ठीक है। चाहे वो जेराई हो, जेराई समथिंग गुड, फिटलाइन हो गया, जेराई हो गया, बहुत सारी अब तो ब्रांड्स हैं, शायद मैं इतनों के नाम अभी ले भी ना पाऊँ, नहीं मुझे याद आए, तो आप उनको कर सकते हो फाइनल। अपना पहले देखो, पहले आपको करना है अपना जगह फाइनल, राइट, कि हाँ इतनी जगह है और इतनी जगह मेरे को इतने रेंट में मिल रही है, इतना मैं निकाल। आपको एक आइडिया, एक प्लान तैयार करना है। फिर आपको अपना तैयार करना है कि कितना एक्सपेंस और एक्स्ट्रा होगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कितना एक्सपेंस होगा, ट्रेनर्स का कितना होगा, क्लीनिंग स्टाफ का कितना होगा, बिजली का बिल, पानी का बिल, वो सारा कितना आएगा, एक आपको एस्टिमेट निकालना है। 12 महीने काम एक जैसा नहीं होगा। फेस्टिव सीजन में ऑब्वियसली मेंबरशिप घट जाती है, लोगों को अपने घर जाना होता है, फेस्टिवल्स पे ध्यान देना होता है, ये है जी। फिर आप डिसाइड करोगे कि अब मेरे पास इतना पैसा है मशीन खरीदने के लिए। जब आपको लगेगा हाँ इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ, फिर आप मशीन खरीदेंगे। 20 लाख है, 10 लाख है या जो भी कुछ है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे और फिर डिसाइड करोगे क्या क्या मशीन्स मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर आप ब्रांड सेलेक्ट करो, फिर आप अपना उसको लगाओ। और उसके साथ साथ इंटीरियर पे भी खर्चा होता है, ये मत भूलना, इंटीरियर में भी आजकल अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा क्लीनलीनेस, हाइजीन और कंफर्टेबल और वेल वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर में ही लोग प्रेफर कर रहे हैं एक्सरसाइज करना, ये जी। सो लॉकडाउन ने कैसे इम्पैक्ट किया है बिजनेस को? व्हाट डू यू थिंक? करंट सिनेरियो पे अगर हम आए, लॉकडाउन वाले सिनेरियो पे, तो जितने भी सीरियस वर्कआउट करने वाले लोग थे, सभी ने छोटा मोटा कुछ ना कुछ इक्विपमेंट या तो घर में खरीद लिया है, या जो भी सामान घर में होता है उसको वर्कआउट गियर में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो वो लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हल्की फुल्की कर रहे हैं, चाहे मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, 20-30% लोग हैं जो टोटल पॉपुलेशन के 20% मान लो आप, या 30% जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही 30% लोग हैं जो सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम, जब व्हेन दे आर नॉट ट्रेनिंग ना, तो दे आर नॉट हैविंग एनी सप्लीमेंट्स।
However, ऐसा नहीं है जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे तभी भी हेल्दी लिविंग के लिए मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स व्हिच यू कैन हैव। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने काढ़ा तक निकाल दिया आजकल तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट हाँ, डिमांड घटी है। एंड व्हेन इट कम्स टू जिम्स, तो भाई जिम्स तो देखो ऑफिशियली क्लोज ही हैं पूरी तरह से, तो मेंबर्स नहीं जा रहे हैं। जो लोग रेगुलर वाले भी थे वो भी, अब तो कुछ लोगों ने तो अब सोचना छोड़ दिया, वो सोच रहे जब जिम खुलेगा तब जाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट इस नेगेटिव इम्पैक्ट में ये है कि कुछ लोगों के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। उन लोगों ने बोला है कि ठीक है आप कम दे दीजिएगा या बाद में दे दीजिएगा या ये इतना दे दीजिए, तो उनके साथ तो जो उनके टेनेंट्स हैं अभी भी टिके हुए हैं। जो बेचारे ऐसे टेनेंट्स हैं जिनके लैंडलॉर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जो रेंट मांग रहे हैं बंद होने के बाद भी, तो कुछ को बेचारों को बंद भी करना पड़ रहा है। बट देखिए ये तो एक एक्सेप्शन हो गया कोरोना, हम लोगों के जीते जी तो पहली बार आया और शायद आखिरी बार ही ऐसा कुछ हुआ है। तो इसको तो हम इंडस्ट्री की ग्रोथ या ख़राब होने से नहीं वो कर सकते। बट हाँ, ये चीज़ श्योर है कि जिम्स जब खुलेंगे भी तब थोड़ा सा लोग झिझकेंगे जिम जाने में, बिकॉज वहाँ गैदरिंग होती है और शायद हमारी गवर्नमेंट भी इसीलिए जिम्स जल्दी नहीं खोल रही है। बट थोड़े टाइम लगेगा, बट जब फिर उसके बाद दोबारा ट्रैक पे आएंगे ना तो सबको ये पता भी लग जाएगा कि इम्यूनिटी और हेल्थ जब अच्छी होगी तो ही हम किसी बीमारी से फाइट कर पाएंगे और वो जिम अच्छे से स्टार्ट भी करेंगे। लोग कई बार बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो सोचते हैं यार बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, चल मिल के हम स्टोर खोलते हैं, मिल के हम जिम शुरू करते हैं। इस तरह का वेंचर वो साथ में पार्टनरशिप्स में शुरू करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, व्हाट हैव यू फेल्ट इतने लंबे टाइम में, इतने सालों में, बिकॉज 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गए और इतना सक्सेसफुली आपने फिर अब 2 जिम्स हैं, सप्लीमेंट स्टोर भी, इट इज़ ड्राइविंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर यू। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या देखा, आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? देखो यार, जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत सारे हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके ना हमारे जैसे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो कभी कभी हम उनके साथ मिलकर प्लान कर लेते हैं कुछ। बट द थिंग इज़ कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो सकते हैं, बट शायद हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी सोच पूरी तरह से एक नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं, रेयर हैं, बट वो बहुत रेयर ऐसे देखे हैं पार्टनर्स के वेंचर्स, पार्टनरशिप में जो वेंचर्स हुए जो सक्सेसफुल होते हुए देखे मैंने लंबे टाइम में। ज़्यादातर में मैंने देखा कोई ना कोई छोटी मोटी बात पे कन्फ्लिक्ट हुई है और वो कन्फ्लिक्ट होने के बाद फिर वो स्प्लिट हुए हैं। तो पार्टनरशिप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है कि भाई आपके बिल्कुल हाथ से बाहर का गेम है कि यार इतना इन्वेस्ट आई कैन डू, एंड आई हैव सम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जो मेरे साथ ये काम करने में इन्वेस्ट कर सकता है और हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, और कभी ऐसी कोई दिक्कत, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप करो। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ना ही करो तो अच्छा है, फालतू में दोस्ती भी खराब होती है। मतलब मैंने ऐसा देखा है बहुत ज़्यादा। हाउएवर इसीलिए शायद मैंने कभी किसी चीज़ में पार्टनरशिप नहीं की। ठीक है, फर्स्ट जिम में था हाउएवर, बट फिर मैंने कभी भी नहीं किया। भले ही मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इन्वेस्ट जब नहीं है तो, बट पार्टनरशिप नहीं किया। सो कभी कॉलेज टाइम में आपको ऐसा नहीं, बस कॉलेज टाइम में जब आपने सोचा पहली बार, ऑब्वियसली आपका भी फ्रेंड्स का ग्रुप रहा होगा, एंड हाउ वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैसा था माहौल, कैसा था? और जब आपने शुरू किया तब आपके दिमाग में नहीं आया, कैसे हुआ सब? एक्चुअली तो ये सप्लीमेंट स्टोर का आइडिया ही मेरे दोस्त का था। मैं जिम खोलना चाहता था। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तभी मैंने सोचा मैं देहरादून में जिम खोलूंगा। बस मुझे प्यार था यहाँ से, मुझे खोलना था। मैंने बहुत जगह, मैं बीच बीच में संडे को छुट्टी होती थी जिस दिन हॉस्पिटल की, मैं आके जगह देख देख के जाया करता था। मुझे कोई जगह समझ ही नहीं है, या यूँ कह लो कि रेंटल सही लगे। और फिर उसके बाद में मैं एक दिन सोच ही रहा था, कुछ मेरे फ्रेंड ने बोला तू ऐसा करना, तो सप्लीमेंट्स का तेरे को इतना सारे तेरे से लोग जुड़े हुए हैं। मैं जब स्टूडेंट था तभी भी बहुत सारे लोग पूछते रहते थे, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद दैट। मैंने बोला हाँ यार आइडिया तो अच्छा है। फिर मैंने वही स्टार्ट किया जिम का। तो फिर जिम की भी यही स्टोरी है कि जिम भी मेरा एक फ्रेंड ही था, उसने बोला यार भैया जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, सबको ये लगता है कि हमारा ना सप्लीमेंट स्टोर है और हम ना वहाँ के बच्चों को अपना बना लेंगे और उनको ना हम सप्लीमेंट ना दे दें, तो भैया आप ना प्लान करो जिम, बस जो भी है देखा जाएगा। उसके चक्कर में फिर वो जिम भी स्टार्ट किया। अदरवाइज फिर मैंने जिम का छोड़ दिया था, बिकॉज यार स्टूडेंट लाइफ में इतने सारे काम, बहुत मुश्किल था कोप अप करना। बट टचवुड हो गया, क्योंकि जिसने जिम खुलवाया उसने शुरू में मेहनत भी करी फिर उसे संभालने में, तो हो गया उस टाइम। पार्टनरशिप्स हो सकता है बाहर रिलेशंस बहुत अच्छे हों,
बिजनेस में आते ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपका थॉट प्रोसेस फिलोसफी आई थिंक डिफरेंट होती है, आगे Different हो बढ़ने की जाती है। कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ये होते सच हैं। तो इतना सिंपल नहीं होता कि अच्छे दोस्त हैं चल थोड़ा पैसा लगा के शुरू करते हैं। तो अभी देखो ना, एक वो मूवी थी यार, उसका डायलॉग था, जहाँ प्यार करो वहाँ कभी ना व्यापार करो। तो वो बात है, दोस्ती लंबी चलानी तो ना ही करो भाई व्यापार। ओके, तो एक सक्सेसफुल जिम रन करने के लिए हाउ मच परसेंटेज वुड यू डिपेंड ऑन अ ट्रेनर? बिकॉज ट्रेनर्स का आपने अभी बताया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि यार वो अगर सब सीख गया तो अलग हो जाएगा, बट देन अभी सब कुछ अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो व्हाट अभी क्या है कि इफ यू हैव अ जिम एंड यू डोंट हैव गुड ट्रेनर्स, पीपल वोंट कम टू यू। ठीक है, आपका जिम है, ट्रेनर अच्छे नहीं है, लोग नहीं है, बट आपका ट्रेनर अच्छा है तो फिर वो आपके जिम से ज़्यादा ना ट्रेनर के सगे हो जाएंगे। कल को वो ट्रेनर छोड़ के किसी और जिम में चला गया, उसके साथ चले जाएंगे। ये इस फील्ड का बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है, बट ये है तो है। ठीक है ना, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हैव गुड ट्रेनर्स, वो ज़रूरी है फील्ड के लिए, बट अपने आप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट से एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपको करती रहनी पड़ेगी। हर क्लाइंट का आपको क्या प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं आपके जिम से, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। हाउ डू यू डिसाइड कि किस ट्रेनर को कितनी सैलरी देनी है? यार क्योंकि trainers सैलरीज के का- लिए हाँ। ट्रेनर बहुत रोते हैं, बहुत बुरा हाल है। कई हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, एंड समटाइम्स आई हैव फेल्ट पर्सनली कि यार ये बेचारा कैसे काम चलाएगा इतने पैसे में, इतना अच्छा ट्रेनर है। आजकल जो ट्रेंड बन गया है, जब से ये कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ गए हैं, तब से ये हो गया है कि द बेसिक सैलरी इज़ व्हाट दे आर गेटिंग, दैट इज़ नॉट वेरी हाई। मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार ही बेसिक सैलरी होती है। देन व्हाट डू दे अर्न फ्रॉम इज़ पर्सनल ट्रेनिंग। ओके, पर्सनल ट्रेनिंग का हर जिम का अपना अपना तरीका है। जैसे गोल्ड जिम है हमारे यहाँ, इनका 40-60 स्प्लिट है, 40% इज़ गिवन टू द ट्रेनर, रेस्ट जिम कीप्स इट। एंड कुछ और जिम्स हैं उनमें 50-50 का है। तो इस तरीके से फिर ये पीटी से अर्न करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भाई देखो, इन्होंने मेहनत की है अगर पढ़ने में, और ठीक है वेल मेंटेन्ड है, तो डिज़र्व भी करते हैं वो थोड़ा सा अपना पर्सनल ट्रेनिंग। बिकॉज पर्सनल ट्रेनिंग में फोकस भी रहते हैं क्लाइंट की तरफ ज़्यादा, उसको मेहनत भी करते हैं, तो फिर वो डिज़र्व भी करते हैं पैसे। एंड देन तो फिर जो नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं इस फील्ड में जिन्होंने नहीं किया कोर्स, तो वो नहीं कर पाते फिर बहुत ज़्यादा, या तो फिर वो एथलीट्स हैं बहुत सारे, नहीं किया उन्होंने कोई कोर्स, बट दे आर वेरी गुड एथलीट्स, दे हैव वेरी गुड शार्प फिजिक, वो उसके बलबूते कमाते हैं, उसके बलबूते लोगों को इंस्पायर करते हैं, इंकरेज करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। तो So what would you trainers- prefer? What would you prefer? There is a guy जिसने कोर्स कर रखा है और एक्टिव है सोशल मीडिया पे, एंड देन देयर इज अ बॉडी बिल्डर या फिर स्टेज पे कम्पीट कर चुका है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, एंड उसको कम्पीट करने की वजह से और काफ़ी टाइम से फील्ड में एक्टिव रहा है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, बट उसने कोर्स वगैरह नहीं किया, सर्टिफिकेशन नहीं किया, या सर्टिफिकेशन। आफ्टर ऑल क्या है ना कि ट्रेनर को लोग आइडलाइज भी करते हैं, तो एक फिट जो इंसान है, मैं तो क्योंकि पर्सनली उसी सोच रहा हूँ, तो मैं तो उसी को सोचूंगा कि बिकॉज मैं को कम्पीट तो करना नहीं, तो मैं उसी के जैसा बनूँ, तो मैं उसको आइडलाइज करूँगा। बट बहुत सारा यंगस्टर ऐसा है जो भाई इसके तो आर्म्स बहुत अच्छे हैं, इसके तो क्या एप्स हैं, ऐसे ही बनाने हैं, इसी से पीटी लूँगा। तो इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। आपके पास सर्टिफाइड बहुत अच्छा ट्रेनर भी हो, एक्सपीरियंस अच्छा एक एथलीट भी हो, उनकी सिंक्रोनाइजेशन करके आप बहुत अच्छा जिम रन करें, उसको सबको सेटिस्फाई करके रखें, चाहे वो सर्टिफाइड वाला, चाहे वो एक्सपीरियंस वाला, सबका ही ज़रूरत है भाई इस फील्ड में। तो व्हाट वुड यू डू? सैलरी अगर आपको डिसाइड करनी हो? देखिए सैलरी तो मैं बराबर ही रखूँगा भाई दोनों की। मैं दोनों के एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है यार, एक्सपीरियंस को आप नहीं तोल सकते किसी डिग्री से। ठीक है, तो लेकिन उसने कोर्स किया है, उसको उसकी नॉलेज थोड़ी एकेडमिकली ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मैं तो दोनों को ही बराबर पॉइंट्स दूंगा यार, और दोनों का ही एक ब्लेंड बनाऊंगा कि कुछ ट्रेनर्स ऐसे, कुछ ट्रेनर्स ऐसे, और सब रहें। बहुत अच्छी बात आपने बोली, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, बिकॉज मैंने आई हैव सीन अदरवाइज, आई हैव सीन जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बेचारों को सैलरी इतनी नहीं मिल रही, बट कोई लड़का कोर्स करके आया, ठीक है, उसने उस पर इतने पैसे लगाए, उसको नॉलेज है, ठीक है, बट देन ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस, बट और वो ही इज अर्निंग मच मोर देन दिस गाय जिसका एक्सपीरियंस इतना है। ऐसा नहीं है यार, फिटनेस, अभी आप देखो फिटनेस का नाम लेते ही या बॉडी बिल्डिंग का नाम लेते ही सबसे पहले नाम आता आर्नोल्ड, और आर्नोल्ड, ठीक है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। अरे उस टाइम था ये सब? कुछ भी तो नहीं था यार। क्या कोई कोर्स था? कुछ भी तो नहीं था। पुराने ओल्ड स्कूल मेथड से इन लोगों ने फिजिक बनाई, तो हम उस ओल्ड स्कूल मेथड को ख़राब तो नहीं कह सकते यार।
तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। हाँ ठीक है, अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आ गई हैं, उनकी जो नॉलेज रखता है उसकी भी इज्जत करनी है उनको, बट बैलेंस ही सबसे ज़्यादा। ये ऐसे हो गया कि जैसे मैं अपने दादा की मानूं या अब अपनी खुद की मानूं, यार उनका एक्सपीरियंस भी तो है, उनकी बात का भी वजन है। तो ठीक है, तेरा अपना सोच है यार, उनको ब्लेंड करना, उनकी समझ को अपनी नॉलेज के साथ ब्लेंड करो, तब डिसाइड करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शान। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप डायरेक्टली डॉक्टर शान से पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। किसी आदमी ने, किसी ने अगर 12 साल काम किया है और इतनी ग्रोथ ली है तो वो पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं। और ये अपने बारे में इन्होंने बताया कि कैसे शुरू किया। शुरुआत सबकी एक जैसी होती है भाई लोगों, आप लोग भी शुरुआत करने से मत डरो। ये वक्त ऐसा है, थोड़ा मुश्किल है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दोबारा चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो तब तक के लिए हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये इंटरेक्शन कैसा लगा। अगर कुछ बात करनी है तो नंबर उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन कम टू द जिम, यू कैन कम टू द स्टोर। बस जब भी आपको कुछ चाहिए, कुछ बात है, यू कैन कम डायरेक्टली और यू कैन send me a message on WhatsApp. Whenever I am free, I'll give you a call back. That's it. So hope you liked the video. Keep watching Core Strength TV.